हेलो स्टूडेंट्स, कल आपसे बात हुई थी डिपार्टमेंट अकाउंट जो अपने चल रहा है, डिपार्टमेंटल अकाउंट। उसके बारे में जो बात हुई थी कल, वो ये थी कि हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब आता है इसमें डिपार्टमेंट अकाउंट में और क्या बातें आ सकती हैं, उनमें से आती है जैसे एक तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है आपस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें भी आपस में लेन देन होता रहता है, माल का आदान प्रदान होता रहता है, कुछ माल इधर से उधर होता रहता है, तो उसको बोलते हैं अंतर विभागीय व्यवहार, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स। तो उनमें क्या करते हैं कि उनमें एक सिंपल एंट्री है जो अपने अकाउंटेंसी की है, द रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड द गिवर डिपार्टमेंट विल बी क्रेडिट। रिसीवर डिपार्टमेंट को मतलब जिस डिपार्टमेंट ने उसको प्राप्त किया है उसके डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी, और जिस डिपार्टमेंट ने भेजा है उस डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी कि उसके यहाँ से चला गया और जिस डिपार्टमेंट में आया उसके यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। इसलिए ये एंट्री बनेगी, द रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट इज डेबिट एंड द गिवर डिपार्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब आता है बात कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स हैं ये किस मूल्य पर हुए हैं। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो माल भेजा वो किस मूल्य पर भेजा गया है वो देखने के लिए जैसे इसमें आता है ए, यदि माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण मतलब इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफ़र हुआ है वो लागत मूल्य पर हुआ है। देखिए आपको मालूम है कि दो मूल्य होते हैं, लागत मूल्य और सेलिंग मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइस भी बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, आप सब जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है ट्रांसफ़र प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो हम पहली बात कर रहे हैं कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स हैं, यदि ये माल का हस्तांतरण लागत मूल्य पर किया, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो माल भेजा वो कॉस्ट प्राइस पर भेजा, तो जब अगर कॉस्ट प्राइस पर भेजा है तो ऐसे हस्तांतरण के लिए अलग से कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं होगा। सिंपल एंट्री वही होगी, मैंने यहाँ पर देखिए ये एरो बना रखा है, सिंपल एंट्री वही होगी जो कि रिसीवर डिपार्टमेंट को डेबिट कर दिया जाएगा और गिवर डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब रिसीवर डिपार्टमेंट के डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी उस माल की और गिवर डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगी। लेकिन बी स्थिति आती है कि यदि माल का अंतर विभागीय हस्तांतरण विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस पर हो, तब क्या होता है। तब देखिए कि ये ऐसे हस्तांतरण माल भेजने वाले विभाग की बिक्री मान ली जाती है। मतलब ऐसे हस्तांतरण को, क्योंकि उसने प्रॉफिट जोड़ दिया ना, अपने कॉस्ट प्राइस में उसने जब प्रॉफिट जोड़ दिया तो प्रॉफिट जोड़ने से क्या हुआ कि ऐसा हस्तांतरण उसको बिक्री मान लेंगे कि जिस विभाग ने भेजा है ना उसकी बिक्री होगी वो। तो तथा बिक्री व्ययों को बांटने के लिए अगर हमें डिपार्टमेंट में बिक्री व्ययों को, जैसे हमने कल बात की थी कि कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो बिक्री के आधार पर बढ़ते हैं, तो फिर बिक्री के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट की जो बिक्री होती है उसका अनुपात निकाला जाता है, उस अनुपात में वो खर्चे बांटे जाते हैं। तो इस यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे हस्तांतरण को अगर उसने प्रॉफिट जोड़कर भेजा है तो बिक्री मान ली, तो फिर जब बिक्री के खर्चे बांटेंगे या बिक्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस बांटेंगे वो भी उसको ऐड करने के बाद जो बिक्री आएगी उसके अनुपात में बांटा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कि तो यह हस्तांतरण माल भेजने वाले विभाग की बिक्री मान ली जाती है तथा बिक्री व्ययों को बांटने हेतु ऐसे हस्तांतरण को भी बिक्री मानकर अनुपात निकाला जाता है। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर परंतु यहाँ समस्या दूसरी उत्पन्न होती है कि सभी विभागों का स्वामी तो एक ही है तथा वह उसकी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के पश्चात संपूर्ण व्यवसाय का प्रॉफिट एंड लॉस भी जानना चाहेगा। मालिक एक है, सब डिपार्टमेंट्स का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कर लिया और अब सबका टोटल मिलाकर उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को विक्रय मूल्य पर माल भेजा, एक ही मालिक के डिपार्टमेंट है, एक ही प्रॉपराइटर है, एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को विक्रय मूल्य पर माल भेजा, मतलब प्रॉफिट जोड़कर भेजा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर। तो नेचुरल है कि एक्स डिपार्टमेंट द्वारा चार्ज किया गया लाभ उस माल में शामिल है।
एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जब लाभ जोड़कर भेज दिया, तो मतलब विक्रय मूल्य पर भेज दिया, तो इसका मतलब उसने लाभ लिया, एक्स डिपार्टमेंट ने लाभ ले लिया उसके ऊपर। जो व्यवसाय के स्वामी को तो वास्तव में तब वसूल होगा जब वह स्थान, मतलब ये जो माल है, अब ये कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें कि ये माल जो एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को भेजा है उसमें लाभ जोड़कर भेजा है, लेकिन व्यवसाय के स्वामी को तो ये वास्तव में लाभ तब वसूल होगा जब यह हस्तांतरण माल वाई डिपार्टमेंट द्वारा पूर्णतः बेच दिया जाए। अगर ये वाई डिपार्टमेंट इस माल को पूरा बेच देगा ना मार्केट में, तो फिर जो स्वामी होगा ना उसका वो लाभ तब वसूल होगा। मतलब वैसे एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को बेच तो दिया लाभ जोड़कर, लेकिन वो वसूल कहाँ हुआ, क्योंकि अभी तो एक ही मालिक का दूसरे डिपार्टमेंट के पास में गया है, तो उसमें लाभ तो हुआ ही नहीं मालिक को। तो लाभ तो तब होगा जब वाई डिपार्टमेंट उस माल को पूरा बेच देगा, बाहर बेच देगा, तब होगा। लेकिन ऐसा संभव है कि यदि वाई डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम स्टॉक में एक्स डिपार्टमेंट से आए हुए माल में से भी अगर कुछ बचा हुआ है, तो ऐसे माल पर न वसूले हुए लाभ की गणना की जाएगी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। एक्स डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को माल भेजा, एक्स ने वाई को भेजा, वाई के पास में अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है और उस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा बहुत माल भी अगर एक्स डिपार्टमेंट का है, तो उस एक्स डिपार्टमेंट से जो माल आया, इसका मतलब उसका वो लाभ नहीं ले पाया, आगे नहीं बेच पाया, तो इसका मतलब मालिक के यहाँ तो लाभ, मालिक को, मूल मालिक को तो लाभ उसका अभी पूरा नहीं हुआ। इसकी एंट्री क्या होती है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना करते हैं और उसकी एंट्री होती है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना हमेशा तभी होती है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल विक्रय मूल्य पर भेजता है और उस माल में से अगर कुछ माल बच जाता है दूसरे डिपार्टमेंट के पास में, तब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ताकि वो न वसूल हुआ लाभ कहलाता है, उसकी गणना की जाती है। उसकी एंट्री होती है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने कल बताया था आपको कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा और ये एंट्री बन जाएगी। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है कि जो दूसरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के, वाई डिपार्टमेंट के पास में जो क्लोजिंग स्टॉक जो एक्स से आया हुआ है, उसको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो एक्स डिपार्टमेंट ने ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगाकर भेजी थी उसको गुणा कर देंगे, तो ये मतलब इसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा करने से, मतलब ये एंट्री करने से, इसका कैलकुलेशन करके ये अमाउंट यहाँ लिखने से, ऐसा करने से क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। मतलब जो सेलिंग प्राइस पे था ना क्लोजिंग स्टॉक, वो कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक एक ही मालिक के पास में, अपने यहाँ जो भी प्रोपराइटर होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। अगले वर्ष के प्रारंभ में, जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें अगले वर्ष के प्रारंभ में अपोजिट एंट्री विल बी पास्ड। अपोजिट एंट्री विल बी पास्ड का मतलब इसकी अपोजिट एंट्री होगी, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करके टू जनरल P&L अकाउंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर में जब इसको ट्रांसफर करते हैं तब। अब ये वाली बात को अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो उसके लिए मैंने ये इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देना चाह रहा हूँ कि जैसे एक्स डिपार्टमेंट ने, मान लीजिए कि एक्स डिपार्टमेंट ने 10,000 रुपये की कॉस्ट का माल वाई डिपार्टमेंट को 20% प्रॉफिट पर ट्रांसफ़र किया। मतलब एक्स डिपार्टमेंट ने जो वाई डिपार्टमेंट को माल का ट्रांसफ़र किया वो किया 20% प्रॉफिट पर, अर्थात ट्रांसफ़र प्राइस क्या हुई फिर 10,000 का 20% और जोड़ दीजिए तो 10,000 में 20% जुड़ जाएगा तो 2,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, तो 12,000 रुपये हो गई उसकी ट्रांसफ़र प्राइस, 12,000 रुपये हो गई। एक तरीके से उस समय ये एंट्री कर लेगा एक्स डिपार्टमेंट अपने, एक्स डिपार्टमेंट में वाई डिपार्टमेंट के डेबिट में आ जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट 12,000 रुपये और टू ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट 12,000 रुपये और एक्स डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई ट्रांसफ़र टू वाई डिपार्टमेंट 12,000 रुपये। मान लीजिए कि वर्ष के अंत में मैं जो आपको ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो वाली बात है कि मान लीजिए कि वर्ष के अंत में वाई डिपार्टमेंट के पास में जो क्लोजिंग स्टॉक था, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जब तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वाई डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से 4,000 रुपये का माल वो था जो एक्स डिपार्टमेंट से आया हुआ था, मतलब उसका जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना था
इसकी अपने को कोई यहाँ पर अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये मान लो कि वो तो ज़्यादा ही था, उसमें से 4,000 रुपये का माल वही था जो एक्स डिपार्टमेंट से आया था। मतलब जो एक्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट जोड़कर भेजा था वो वाई डिपार्टमेंट के पास में अभी आगे बिका नहीं है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 4,000 रुपये का। इसका मतलब इस माल पर अब आपको समझना है कि इस माल पर अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करनी है। 4,000 रुपये का माल वही था जो एक्स डिपार्टमेंट से आया था। इट मीन्स इस माल का मतलब यही 4,000 रुपये का जो माल है इसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करनी होगी, और अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके और जनरल पेंडल अकाउंट में जनरल रिजर्व टू अनरियलाइज प्रॉफिट के रूप में उसको शो करना पड़ेगा। तो इस पे कैसे होगी गणना, मैंने आपको लिखवाया था कि क्लोजिंग स्टॉक में जो पुराना मतलब जहाँ से ट्रांसफर होकर आया था वो कितना माल शामिल है, 4,000 का, 4,000 रुपये का, और उस एक्स डिपार्टमेंट ने उसमें कितना लाभ जोड़ा था, 20% लाभ उसने जोड़ा था। तो ये वही माल था जो 4,000 रुपये का, तो उसने 20% जोड़ा था, तो इसमें ये 20% इसका 800 रुपये ये होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इस प्रकार ये है 4,000 रुपये की, इसमें से 4,000 रुपये का वही माल था, 4,000 रुपये यहाँ पर अब लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का, 4,000 रुपये कॉस्ट प्राइस का, वही माल था जो उसने भेजा था, तो उसमें इसका 20% निकाल कर और 800 रुपये का जो होगा वो होगा इसका अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि अगर हमें, मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस होते हैं उसमें सीधा सीधा है रिसीवर को डेबिट हो जाएगा, गिवर क्रेडिट हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट प्राइस में हम कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो आपस में है अगर वो सेलिंग प्राइस पर है तो अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट का क्वेश्चन उठता है, अनरियलाइज प्रॉफिट की बात आती है। और वो भी कब आती है, जब अगर ट्रांसफ़र होकर आया, लाभ जुड़कर माल आया और उसमें से वो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, तब उस बचे हुए माल पर जो लाभ जुड़कर आया है उस पर क्लोजिंग अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना की जाती है और अनरियलाइज प्रॉफिट को ये करते हैं। अब इसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो अपन इसके इलस्ट्रेशन या इसके क्वेश्चन ही आपको करके समझाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज डिपार्टमेंटल अकाउंट की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बस इतना ही बनता है, और अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। थैंक यू।